Hope you will be fine. How are you? As you know, today Monday and this class is for history. In history, ancient Indian history is going on. I already taught you Stone Age, known as early history, known as prehistory. Then I started Indus Valley civilization, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, और ये भी मैं पढ़ा चुका हूं. Now it's time to go with Vedic civilization. And as you know that सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों प्रोटो हिस्ट्री में आता है. प्रोटो का मतलब मैंने बताया था हाफ, तो हाफ प्रोटो हिस्ट्री. एंड आई वुड लाइक टू बी से एनसीईआरटी में ये इतना डिफाइन नहीं करता प्री प्रोटो हिस्ट्री प्योर हिस्ट्री, लेकिन कभी कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुक होते हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पे डालते हैं, तो डालते हैं. आप 6 क्लास में ही जो आप अलग से अलग प्राइवेट कंपनीज के पब्लिशर्स के जो बुक लेते हैं उसमें बहुत प्यार से बताया है बच्चों को, और बच्चों को टीचर नहीं समझा पाती. ये हकीकत है, मैडम नहीं समझा पाती बच्चों को कि प्री प्रो का क्या मतलब है. पर चलिए आप समझते रहिए. तो आज प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट एंशिएंट इंडिया में प्रोटो हिस्ट्री हाफ हिस्ट्री, और वो है आपका क्या, सिंधु और वैदिक. तो वैदिक शुरू करते हैं. सिंधु हो चुका है. मैंने पहले ही कहा था जिस समय का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता और ना ही ज्यादा आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलता, उस टाइम को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, अर्ली हिस्ट्री. जिस समय हमें आर्कोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्स कोई एक सोर्स मिलने लगता है पर दूसरा नहीं मिलता, तो वह हाफ ऑफ सोर्स कहलाता है, क्योंकि एक दूसरे को फीडबैक नहीं दे सकता कि हाँ ऐसा हुआ. तो उसे कहते हैं प्रोटो हाफ हिस्ट्री. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन बोथ आर कंसीडर्ड प्रोटो हिस्ट्री. क्लियर? क्यों? क्योंकि इंडस वैली में हमें तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस बहुत मिले पर देयर इज नो लिटरेरी सोर्स, और जो थोड़ा बहुत इंस्क्रिप्शनली मिला आई कांट रीड इट सो फार, हम लोग पढ़ नहीं पाए, अपठनीय है. और वैदिक सिविलाइजेशन में हमारे 98% जो सोर्सेस हैं इट इज डिपेंड अपॉन लिटरेचर, साहित्य, और आर्कोलॉजिकल एविडेंस ना के बराबर मिले. यू कैन कंसीडर 2 or 3%. सो दिस इज ऑल्सो द हाफ, not feedback to each other. So both are come under proto-history. And as you know that 6th century BC, at the time of 16 Mahajanpadas, known as also Gautam Buddha, बौद्ध धर्म का काल, नए विचारों का उदय, this starts actually history because archaeological evidence and you know better literary source both are come together and given the feedback. So it is the part that is the actual history began. But purity of history, that is began with the Maurya Empire. Why call the purity of history a pure history? But a Shuddhitya, because both are things available and continuously available. And there are different many sources that given the feedback, the all sequence. That is called the pure history. Now we are go with Vedic civilization. तो चलिए हम लोग का अब शुरुआत होता है बेटा वैदिक सिविलाइजेशन. उससे पहले जरा हम लोग देखें कि आज की तारीख क्या है. आज की तारीख में देखें तो आज है 25 मई, और जैसा मैंने कहा 1957 में 25 मई को क्या हुआ था, सेटअप यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. इसको क्या कहते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय. That's name
its name changed in 1995. New name is European Union. यूरोपीय संघ. हेडक्वार्टर जेनेवा. ठीक है ना, तो ये याद रखना है, हेडक्वार्टर जेनेवा. इसका कॉमन करेंसी क्या है बेटा? यूरो, जिसका साइन ये है. तो टोटल मेंबर अभी 27 नेशन. जब यूरो जोन कहते हैं नेशन, तो उसमें आ गया 27. सिंगल करेंसी सिस्टम. Introduced in 2001. Cash. Check. DT 2000. Brexit 2019. इंग्लैंड साइड. ठीक है. बेटा मैंने बड़ी अच्छी बातों बातों में आपको बताई है, इसको याद रखना है. ठीक है, जरा सुनिए. आई एम जस्ट फोकसिंग टूडेज इम्पोर्टेंस. टुडे इज 25th May. In 1957, फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. इन हिंदी यूरोपीय आर्थिक समुदाय. Later on, in 1955, its name has been changed and given a new name, European Sangh, European Union. Its headquarters at present at Geneva in Switzerland, known as capital of flower, city of flower. Presently, in European Union, there are 27 nations are member. Its common currency name is Euro. This is the sign of Euro. So, Eurozone nations means, Eurozone means there are 27 countries are presently member using single currency system. That's name is Euro. This single currency system that introduced in 2001 as a cash. तो यूरो मुद्रा जो है इन देशों ने जो अपनाए वो 2001 में कैश के रूप में शुरुआत हुई. वैसे 2000 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी डिमांड ड्राफ्ट और चेक के रूप में. बैंकिंग नोट्स 2000 में, कैश फ्लो 2001 में. आप लोगों से कैश फ्लो पूछता है, बैंकिंग एग्जाम में ये भी पूछता है, यूपीएससी में 2000 वाला भी पूछता है. अब है जैसा कि हम और आप जानते हैं ब्रेक्जिट. ब्रिटेन जो यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हुआ है, ठीक है, कब? 2019 में, नहीं 31 दिसंबर को. और इंग्लैंड सेपरेट हो गया, यानी ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट, इंग्लैंड सेपरेट हो गया.
तो जब इंग्लैंड था तो कितने मेंबर थे? 28। इंग्लैंड के चले जाने के बाद कितने मेंबर हो गए? एक माइनस हो गया, 27। तो अभी यूरोपीय यूनियन में कितने मेंबर हैं? 27। जब इंग्लैंड था तो कितने मेंबर थे? 28। अब है इंग्लैंड वाज नॉट यूरोजोन मेंबर। इंग्लैंड कभी भी यूरो करेंसी को नहीं एक्सेप्ट किया, वो अपना चला रहा था, क्या? पाउंड स्टर्लिंग। अर्थात जब टोटल 28 मेंबर थे तो यूरो जोन में कितने थे? तो उन्हीं के 27 देश यूरो जोन में थे एक्सेप्ट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपीय यूनियन से। क्या वो यूरो जोन से भी अलग हुआ? नहीं, यूरो जोन में तो था ही नहीं। ठीक है, ब्रिटेन के अलग हो जाने के बाद अब यूरो जोन में कितने सदस्य बच गए? ऐसा सवाल आएगा, क्या जवाब दीजिए? 27 थे, 27 बचे रहे क्योंकि वो यूरो जोन का मेंबर ही नहीं था। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू बी। Okay, so it is the today's importance, nothing else. Now we have to become in history. ठीक है, अब वैदिक सिविलाइजेशन प्लीज, तो इसको समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिए। ठीक है, मे आई डिलीट इट? सो टुडेज इंपॉर्टेंस। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी बोर्ड पे लिखता हूँ तो बोर्ड पे जो लिख रहे हैं साथ साथ आप भी देख ही रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ। फिर भी बोर्ड में लिखने के बाद 30 सेकेंड तक के लिए तो मैं उसको छोड़ दूँ, क्योंकि आप साथ लिख रहे हैं और कुछ छूटा रह जाता है तो ये गलत हो जाएगी ना बात। तो जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो 30 सेकेंड के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, टॉपिक इज हिस्ट्री और आज क्या है? मंडे। हिस्ट्री में क्या है? एंशिएंट इंडिया। अब अगला है हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया टॉपिक। तो टॉपिक में आते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता, टाइम 1500 BC to 600 BC, नॉर्थ इंडिया। डेवलप बाय आर्यंस, आर्यजन। लिटरेरी मीनिंग जो आर्य का होता है इसका मतलब है एरिस्टोक्रेट क्लास, हिंदी में कुलीन वर्ग यानी शासक। फिर अगला होता है इट वॉज रूरल।
सिविलाइजेशन, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इंडस रिवर टू गंडक, ठीक है। हिमालय टू विंध्याचल, अगर इसको हम ऐसे आज में देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया। अब है वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्लॉथ, वुलन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एंड सेकेंडरी was 2 part बेटा थोड़ा सा साइलेंस रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चीजें लिखना जरूरी है, उसके बाद मैं स्टोरी डेवलप करूंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी। वी आर गोइंग टू बी स्टडी अबाउट वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो टाइम दिखता है दैट इज द प्रूफिंग टाइम 1500 BC to 1000 BC, and 15 to 1000 BC it is time near about 1000 years. Near about 1000 years. Okay. Where is this Vedic civilization developed? In North India. Well, Vedic civilization divided in 2 parts. The one is called Rig Veda era, पूर्व वैदिक काल। इसी को हम दूसरे शब्दों में पूर्व वैदिक को लिख लेंगे अर्ली वैदिक एरा। अर्ली में ऋग्वेद लिखा गया तो ऋग्वैदिक काल कहते हैं, यानी अर्ली। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक से तात्पर्य है बाद काल, यानी उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये जो है आपका 1500 BC से 1000 BC, और ये जो है आपका 1000 BC से 600 BC का ये टाइम पीरियड है। डेवलप्ड बाय हुम? आर्यंस। इसका डेवलपमेंट किसने किया? एक सवाल आता है कि किन लोगों ने इस सभ्यता को बसाया, तो हमारा जवाब क्या होगा? आर्यंस।
ठीक है। आर्य का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? आर्य का लिटरेरी मीनिंग एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या हुआ? एरिस्टोक्रेट क्लास यानी कि कुलीन वर्ग यानी शासक वर्ग। तो कुलीन वर्ग थे लोग, शासक वर्ग थे, एरिस्टोक्रेट। It was rural civilization. That is important. Have you compared? Indus Valley civilization was urban civilization and it was rural civilization. वो पहले आया, बाद में आया, ऐसा माना जाता है। तो याद रखना है सिविलाइजेशन। अब है ग्रामीण सभ्यता थी। पॉइंट क्लियर? नो डाउट। एरिया, अगर हम एरिया को देखें, लोकेट करें, तो इंडस रिवर वेस्ट साइड में, इंडस रिवर वैली से लेकर के ईस्ट साइड में गंडक रिवर तक थी। ठीक है, तो इंडस रिवर से लेके गंडक, और गंडक को क्या कहा गया है वैदिक साहित्य में? गंडक को कहा गया है सदा नीरा। तो याद रखिएगा, गंडक नदी को वेद काल के शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा कहा गया है। अब है एरिया में, कंट्री वाइज देखें तो यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था, ये वैदिक सिविलाइजेशन। वेल, दे वर नेचर वर्शिपर। अब ये लोग कैसे थे? तो नेचर वर्शिपर थे, प्रकृति की पूजा करते थे। इनके क्लॉथ कैसे होते थे? ड्रेस वुलन गारमेंट्स होते थे। क्या होते थे? वुलन गारमेंट्स। अब रही बात, इनकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या थी, यानी प्राथमिक रूप से वो कौन सा कार्य, व्यापार, धंधा करते थे जीवन यापन के लिए? तो हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन। तो ये पशुपालन करते एज ए प्राइमरी फंक्शन, और सेकेंडरी क्या करते थे? एग्रीकल्चर। गौन धंधा क्या था? सेकेंडरी, साथ साथ तो एग्रीकल्चर। ठीक है, लेकिन कब? ये वैदिक काल, और लेटर वैदिक काल में ये पलट जाएगा। एग्रीकल्चर बिकम प्राइमरी एंड हस्बेंड्री बिकम सेकेंडरी। अच्छा, तो जो वैदिक सिविलाइजेशन स्प्रेडेड था, वेस्ट में इंडस रिवर से, ईस्ट में गंडक यानी सदानीरा, और नॉर्थ में क्या था? हिमालय से, साउथ में विंध्याचल। प्लीज इसे डाउन कर लीजिए, आई मीन पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, तब मिटाऊंगा। इसको लिखिए, फिर आगे स्टोरी डेवलप करते हैं। तो मिटा देता हूं इसे, अंडरस्टैंडिंग में बात आ गई होगी। मैंने क्या कहा? वैदिक सिविलाइजेशन, इट्स फुल टाइम इज 1000 years, that was beginning and ending 1500 BC to 600 BC in North India. Apart from this, India's north also spreaded in Afghanistan and Pakistan. Broadly, Vedic civilization divided in 2 parts. First is called Rig Veda, known as pre-Vedic era, that was spreaded in 1500 BC to 1000 BC.
and the second part is considered the later Vedic era that was spreaded in near about 500 years, 1000 BC to 600 BC, and it was developed by Aryans as it's considered. Arya means aristocrat, Kulimba. It was rural civilization, no doubt, if you compare with the Sindhu Ghati Sabhyata. They were urban civilization, it was rural civilization. They were putting the cloth is what? You know, wearing the cloth? Cotton. Are ye? Woolen. It was rural civilization. Okay. Area that was Indus River से Gandak River and Himalaya to Vindhyanchal. They were nature worshipper, प्रकृति के पूजा करने वाले लोग थे and woolen garments पहनते थे. इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, वो है इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन. सेकेंडरी इज एग्रीकल्चर. ठीक है. और फिर सेकेंड फेज में यानी लेटर वैदिक में देखते हैं क्या कि इनका जो ऑक्यूपेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है, म्यूचुअली इंटरेक्ट हो जाता है. दैट मीन्स एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड एनिमल हस्बेंड्री इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम. तो ये हो जाता है. क्यों होता है ये सब आगे बताएंगे. तो पहले स्टोरी एक डेवलप करें. रहने दीजिए, चलिए मिटा दें. और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण गौर से सुनिएगा, सुन लीजिए, फिर मैं सब लिख दूंगा. सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान डिक्लाइन 1750 बीसी के आसपास हो गया, ऐसा देखा गया. कहने का मतलब उसकी शहरी जीवन पद्धति को समाप्त कर दिया गया, हो गया. लेकिन उसके जो धार्मिक विचार थे, जीवन शैली थी, मापतौल बाट थे, देवताओं का जो क्रम था, मकान बनाने का जो तरीका था, रहन सहन के जो तरीके थे, वो सभी चीज़ें वो उनके जो आगे के जनरेशन थे सक्सेशन, उसको कंटिन्यू रख सके. भारत में ऐसा माहौल बना कि कंटिन्यू रख सके और इस तरह से उनकी जो पूरी की पूरी कला संस्कृति है वो सब जीवंतता लिए हुए आज भी बनी हुई है. कंटिन्यूटी है, निरंतरता है. ठीक है. अब जरा देखिए, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए. उन मतों के तहत जरा ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले सुनिए, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो उत्तर भारत के साथ साथ आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक विस्तारित थी. इसमें हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब का क्रम देखें तो सिंधु नदी घाटी का जो पूरा का पूरा वैली है और अफगानिस्तान की जो 4-5 नदियां हैं वहां से लेकर के पूरब में वो गंडक नदी जो बिहार में है, वो गंडक नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है. गंडक नदी को वैदिक साहित्य शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा कहा गया है. पेरेनियल यानी जिसमें नीर, पानी सदैव बहता रहे, ये चीज कहा गया. हम देखते हैं कि जो सोर्स की अब बात करें तो वैदिक सभ्यता के तमाम सोर्सेस जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है उसका 98% सोर्स लिटरेरी है, साहित्यिक है, यानी हमें साहित्य में उल्लेखित मिलते हैं, ना कि आर्कोलॉजिकल. देयर आर जस्ट 2% नियर अबाउट आर्कोलॉजिकल एविडेंस. एक पॉइंट ये. अब ये देखते हैं हम कि वैदिक सभ्यता का संदर्भ जो है साहित्य पे है, तो आखिर वो साहित्य कौन सा है, पहले इसको समझना. हम लोग आए दिन एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर. तो जब हम वैदिक लिटरेचर कहते हैं तो उसमें कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं, तो उसमें आता है 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदास. हर वेदों पर उसी समय में और थोड़ा बाद में चल करके कुछ टीकाएं लिखी गई. ठीक है, कमेंट बुक, जिसको कहा गया है ब्राह्मण. तो हर वैदिक पुस्तक पर 2 ब्राह्मण लिखे गए. तो 4 दूनी 8 ब्राह्मणों का जिक्र है. जैसे ऐत्रेयी ब्राह्मण, तैत्रेयी ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ऐसे कुछ ब्राह्मण हैं. ठीक है ना. वाजस्नेय संहिता भी एक ब्राह्मण है. अब सवाल है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उस पर भी समय के साथ
एक और फिलोसफिकल बुक लिखी गई, तो उसे कहते हैं आर्णयक्य। आर्णयक्य अरण्य, रण्य मतलब शोर, अलज्ञात अरण्य यानी जहां शोरगुल नहीं हो, नो नॉइज। तो अरण्य का अर्थ होता है उपवन, वन, जहां पर कोलाहल शोर नहीं होता। अगर चिड़ियों की आवाज है, हाथी के चिल्लाने, वो एक म्यूजिक है, नदियों के झरने की आवाज एक म्यूजिक है। शोर उसको कहते हैं कि सच पैटर्न ऑफ द साउंड दैट इरिटेटिंग योर माइंड, यू फीलिंग एंग्जाइटी, एग्जॉस्टनेस, दैट इज कॉल्ड द शोर, शाउटिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब मैंने कहा ए क्या कर रहा है चुप, तो दैट इज द शोर, ये शोर है। और जब मैंने कहा हाय लिसन केयरफुली, हे एवरीवन लिसन केयरफुली, जोर से बोल रहा हूं, लेकिन क्या लिरिक्स है, तो जब लिरिक्स आ जाता है तो वो शोर नहीं होता। तो अरण्य मतलब जंगल, जो पुस्तकें जंगलों में ऋषि मुनियों के आश्रम में, उनके स्कूल में लिखी गई, उसे कहते हैं आर्णयक्य। तो देखा आपने, 4 वेद, उसके 8 ब्राह्मण और 8 आर्णक्य भी लिखे गए। हर ब्राह्मण के ऊपर एक आर्णक्य लिखे गए। Later on in 6th century BC, after the within the last phase of Vedic civilization, number of books written, that is totally philosophical books. ये सब दर्शन के ऊपर था और सारे वेदों का निचोड़ बना के लिखा गया, that's called उपनिषद। तो ये जो उपनिषद है उसके संदर्भ में समझिए, उप मतलब नजदीक, किसी चीज के नजदीक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, निरीक्षक, उपनिरीक्षक यानी निरीक्षक के करीब, कुलपति, उपकुलपति नहीं, यानी कुलपति के नजदीक, ये मतलब है। तो उपनिषद का मतलब है, उप मतलब नजदीक और निषद का मतलब है गुरुओं के नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरह से उपनिषद की जो रचना हुई, लगभग 108 उपनिषद रिकॉग्नाइज्ड है, माने जाते हैं, 108 उपनिषद। ऑल दीज आर फिलोसफी ऑफ लाइफ, कॉस्मोलॉजी एंड सो मेनी थिंग्स। इट इज नॉट कंसिडर्ड रिलीजियस बुक, एवं हिंदू बुक भी नहीं कह सकते, नॉन रिलीजियस बुक में इसको रखा जाता है। जितने भी उपनिषद हैं उनकी जो लिखावट है, जो शैली है, दैट इज डायलॉग वर्ष, वार्तालाप शैली, प्रश्नोत्तर शैली, क्वेश्चन आंसर टाइप है, तो इसको कहते हैं डायलॉग वर्ष, संवाद शैली। सारे के सारे 108, ये पॉइंट हो गया। तो 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 8 आर्णक्य और 108 उपनिषद। कितने हो गए? 8 8 16 4 20 108, 128 पुस्तकें हैं। इन सभी को मिला करके आप कहते हैं वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। अब आइए इस वैदिक साहित्य का संदर्भ देखिए, तो जो सबसे पहले 4 वेदा, फिर ब्राह्मण, फिर आर्णक, फिर उपनिषद। तो सबसे आखिरी में वैदिक साहित्य का हिस्सा क्या है? उपनिषद। तो जब वेदों का आखिरी है ना, तो इन उपनिषदों को इकट्ठा क्या कहते हैं? वेदांत। जहां वेदों का अंत हो रहा हो तो वेदांत नाम पड़ा। अब सवाल है कि ये पूरी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑल वैदिक साहित्य इंक्लूडिंग ऋग्वेदास, ब्राह्मण, आर्णक एंड ऑल उपनिषद इज कंसिडर्ड महर्षि वेद व्यास, यानी महर्षि वेद व्यास ने इसे लिखा, ये माना गया है। पॉइंट क्लियर? चलो अब अगले पॉइंट पर आइए। उस टाइम की भाषा क्या थी और वैदिक साहित्य की भाषा क्या है? ध्यान, एक शब्द होता है भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। इसका मतलब हुआ यूरोप के कुछ देश और एशिया के कुछ देश, ठीक है ना, जो है ना, वो आपस में एक ही भाषा बोलते थे। लोग दूर होते गए, भाषा शैली बदलती चली गई। नहीं, तो ये ध्यान में रखना है। तो हम बिहार का मैथिली भाषा बोलते हैं, और अगर कम बोलते हैं तो नजदीक क्या स्थिति आ गई कि वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि डिस्टेंस ले लिया हमने, 1000 किलोमीटर दूर अब रह रहे हैं, मैथिल वर्ग से थोड़ा कम अटैचमेंट रह गया। तो ये है कि ऐसे ही होता गया, तो याद रखिएगा। तो इस तरह से देखेंगे, इसे बोलेंगे प्राक, अर्ली वैदिक लैंग्वेज, इसी को बोलेंगे आरंभिक वैदिक भाषा, इसी को बोलेंगे अर्ली, इसी को बोलेंगे प्राक। 6ठी क्लास में प्राक शब्द दिया है,
पर इसी को आप कहते हैं वैदिक संस्कृत। ये मतलब है वैदिक संस्कृत में लिखा गया, महर्षि वेद व्यास ने लिखा। ये सारी किताबों को मिला के वैदिक ग्रंथ कहते हैं। और वैदिक ग्रंथ का अंत उपनिषद यानी वेदांत कहलाता है, वेदांत से होता है। ये कॉमन फैक्टर, जरा ये लिख लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। सोर्स, वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की भाषा, तो जवाब देंगे वैदिक संस्कृत। इंग्लिश में भी वैदिक संस्कृत, इसी को एक और नाम मिलेगा प्राक संस्कृत, अर्ली संस्कृत। इन इंग्लिश अर्ली संस्कृत। अब देखिए क्या क्या एपिक्स हैं इसमें। तो पहला एपिक्स क्या होता है, वेदास। फोर वेदास हैं। फर्स्ट ऋग्वेदा, सेकेंड सामवेदा, थर्ड यजुर्वेदा, फोर्थ अथर्व वेदा। अब दूसरी किताब जो है वेदास, देखते हैं चार हैं। अब बोलेंगे ब्राह्मण्स। एट एग्जाम्पल, ऐतरेय, तैत्रेय, ठीक है, कौशिकी या कौस्तिकेय, उसी तरह से शतपथ, गोपथ, ठीक है, ये सब ब्राह्मण के नाम। अब इसी तरह से तीसरा आ गया और नयक्यास, ये भी 8 थे, सेम नेम, यही नाम से 8 थे। चौथा आ गया आपका उपनिषद, जिसको आप वेदांत भी कहते हैं। 108 था। अब एग्जाम्पल उठाए, बहुत हैं। केन, मंडुक, मांडुक्य, कठोप, ठीक है, और ऐसे बहुत है बेटा, ठीक है। सो तो याद रखिएगा, अगले पॉइंट जो मैंने अभी समझाया वही चीज मैंने लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, वैदिक सिविलाइजेशन ये हो गया, वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य जिसमें भाषा वैदिक संस्कृत थी, वैदिक आप सोर्स में पढ़ रहे हैं 4, ये 4 पुस्तकें हो गई। फिर उसका चारों के ऊपर 4 ब्राह्मण, 8 ब्राह्मण थे और 8 ब्राह्मणों के ऊपर 8 आर्णक्य लिखे गए, और फिर इन सब को मिला के 108 उपनिषद लिखे गए। ये ध्यान में रखिएगा। अब उपनिषद का क्या इंपॉर्टेंस है, तो याद रखिएगा, सोर्स वैदिक लिटरेचर, एपिक्स देख लिया, राइटर बोलेंगे महर्षि वेद व्यास, नो डाउट।
ठीक है, he wrote also the Mahabharat and Srimad Bhagavad गीता। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखेंगे। मैंने कहा महर्षि वेद व्यास को ही माना जाता है चारों वेद, पूरा वैदिक ग्रंथ एक्चुअली कोडिफाइड किया, संकलन करता। आपको राइटर अगर शब्द ना दे तो इसका मतलब यहां पे हो गया संकलन करता, इसको क्या कहते हैं, कोडिफायर। तो कोई भी पूछे वैदिक साहित्य का कोडिफायर संकलन करता कौन थे, यही बोलिए। राइटर कौन थे, तो भी यही बोलिए। इवन महाभारत का भी लेखनी इन्होंने ही किया, यही माना। और महाभारत का ही पार्ट है, ए पार्ट ऑफ महाभारत एज एन अपेंडिक्स, इट इज कॉल्ड द श्रीमद् भागवत गीता। महाभारत युद्ध के समय में ही ना गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, तो गीता इज इंटरनल पार्ट ऑफ, ठीक है। इन दैट रिस्पेक्ट गीता इज ऑल्सो रिटेन बाय महर्षि वेद व्यास, तो ये याद रखना है। समझ में आ गई बात। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगले पॉइंट पर ये देखते हैं कि ये जो आपने देखा उससे आगे बढ़ना है ना, तो यहां तक तो आप आ गए, सोर्स समझ में आ गया। अब इसको वेदांत कहते हैं, उपनिषद समझ में आ गया। उपनिषद जो है टोटली कैसा बुक है, ऑल निषद आर नॉन रिलीजियस एपिक या बुक्स। याद रखिएगा इस बात को, जितने भी उपनिषद हैं 108, उसे गैर धार्मिक पुस्तक माना गया है, फिलॉसफी पर है, दर्शन है। तो ऑल दीज आर नॉन रिलीजियस, दर्शन पर है। और उपनिषद का अर्थ मैंने बताया था, शिक्षक के करीब बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। चलिए ये ओके है। 45 मिनट से आपका ये वीडियोस लास्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, आफ्टर 10 मिनट्स लेटर इट विल कंटिन्यू। थैंक यू।